नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनिल देवड़ा। एग्जाम गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो विशेष क्लास है वो हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आज की इस क्लास में देखना है, क्योंकि यहाँ से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनते हैं। तो देखिए एमपीपीएससी 2019-20 की जो एग्जाम है वो 25 जुलाई को जैसे कि फिक्स हो गई है। तो आप सभी लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम से काफी क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है और काफी बार इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज के ये 25 प्रश्न होने वाले हैं। कृपया क्लास को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट, ताकि हम लोगों से जुड़ सके। चलिए तो हम आरंभ करते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए पूरे कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल है हमारे एग्जाम गुरुजी के द्वारा। हिंदी मीडियम वाले इन्हें परचेज कर सकते हैं 1299 में, जबकि अंग्रेजी माध्यम वाले इन्हीं नोट्स को परचेज कर सकते हैं 1399 में। और यहाँ पर मतलब ये आप लोगों को होम डिलीवरी करवाई जाएगी, जिसमें आपको 3 से 4 दिन के बीच में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। साथ ही साथ में आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जिसे अभी तक 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने परचेज कर चुके हैं। यह मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी व सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, जो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए अवेलेबल है। 125 टोटल इसके अंदर टेस्ट हैं, जिसके अंदर 7,500 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं। सारे एमसीक्यूज को आप पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज ही इसे ज्वाइन कीजिए, जिसका कॉस्ट है 499 में। जो भी इन नोट्स को परचेज करता है उसे 499 की टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जो भी स्टूडेंट अगर सीधे ही इसे टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहता है तो इसे 499 में परचेज कर सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कि टेस्ट सीरीज किस तरीके से परचेस करना है, नोट्स किस तरीके से परचेस करना है, ये सारी चीजें आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से इसे देखकर परचेस कर सकते हो। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ में आप सभी लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर एग्जाम गुरुजी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर भी ये टेस्ट सीरीज किस तरह से परचेस करना है आप लोग समझ पाओगे, नोट्स किस तरीके से परचेस करना है समझ पाओगे। आई होप। तो चला जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, बिल्कुल जरा जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न कि मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों के नाम बताइए। ठीक है, द नेम ऑफ ग्लैंड एसोसिएट विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लार ग्रंथि, अग्नाशय, लार ग्रंथि, यकृत, यकृत और अग्नाशय, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। देखिए सबसे पहली बात तो पाचन तंत्र से जुड़ी अगर लार ग्रंथियों की बात करें तो ऑप्शन सारे के सारे ही ऑप्शन अगर हम बोले तो सभी के सभी ऑप्शन किससे रिलेटेड है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से रिलेटेड है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिन भी बच्चों, हाँ बहुत ही सही, काफी सारे स्टूडेंट इसका जवाब डी देने लगे हैं। ठीक है, बहुत ही सही। तो देखिए लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, तीनों की तीनों ही यहां पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसीलिए इसका सबसे सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने कि मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही अनुक्रमण में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है पाचन तंत्र, आत्मसात करना, विसर्जन। ठीक है, तो आप सभी लोगों के सामने ये ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसमें से पहचानना है कि सबसे सही स्टेप्स कौन सी है। इसका मतलब जो भी विषम पोषी जीव होते हैं तो विषम पोषी जीव किस तरह से अपने शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करते हैं, उनकी क्या प्रक्रियाएं होती है, किस स्टेप्स के जरिए वो भोजन को ग्रहण करते हैं, अपनी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, कैसे ऊर्जा बनाते हैं, तो उन विधियों को सही अनुक्रम में जमाना है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब यहां पर मैं समझाते जाता हूं अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है। तो अंतर्ग्रहण का मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, मनुष्य या जीव जंतु क्या करते हैं, बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थों को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। तो इसके अंदर मुख आ जाएगा। फिर पाचन तंत्र का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके अंदर डाइजेशन होता है, जिसके अंदर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, लीवर सारे अंग शामिल हो जाते हैं।
फिर अवशोषण करना, तो अवशोषण कहाँ पर होता है, छोटी आंत के अंदर अवशोषण होता है। ठीक है, जहां पर क्या होता है, जो स्मॉल इंस्टेंटाइन होता है, तो स्मॉल इंस्टेंटाइन में जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वो सिंपल कार्बनिक अणुओं में टूट जाते हैं पाचन की प्रक्रिया के दौरान। फिर उन सरल अणुओं को अवशोषित करने की प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। फिर आत्मसात करने का मतलब क्या होता है, तो आत्मसात करने का सीधा सीधा मतलब यह है कि यहाँ पर इसका मतलब है कोशिकीय श्वसन। तो कोशिका के अंदर इन जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है उसको किस तरीके से कोशिका यूज करती है, उसका काम है, उस प्रक्रिया का नाम दिया है आत्मसात करना, जिसमें ब्लड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अवशोषण में उपस्थित जो जो हम बोल सकते हैं सरल अणु होते हैं या भोज्य पदार्थ जो होते हैं उन्हें कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम रक्त ही करता है। विसर्जन का मतलब क्या होता है कि अब उस भोज्य या पाचक पदार्थ से अब बहुत ज्यादा उसे तोड़ा नहीं जा सकता, तो उसे शरीर से बाहर करना जरूरी है, यानी उसे विसर्जित पदार्थ हम कहेंगे, जिसे शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तो इसका सही अनुक्रम जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इन 5 प्रक्रियाओं के द्वारा क्या करता है, हर एक व्यक्ति या हर एक जीव जंतु, विषम पोषी जीव जंतु क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर इन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा ही भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं कि शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, या सबसे पहली बार प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में होता है। अग्नाशय, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, जल्दी जल्दी से कमेंट करके इसका सही जवाब दीजिए। कुछ बच्चे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारे, देखिए कुछ बच्चे सी भी ऑप्शन दे रहे हैं यार, छोटी आंत दे रहे हैं। नहीं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आमाशय के अंदर सबसे पहली बार प्रोटीन का पाचन होता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो आमाशय के अंदर सबसे पहली बार प्रोटीन का पाचन होता है, यहीं पर निकलता है जठर रस। ठीक है, इसमें जो निकलता है जठर रस, इस जठर रस में क्या क्या होता है, तो पहले नंबर पे होता है HCl, दूसरे नंबर पे एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन एंजाइम, तीसरा जो एंजाइम होता है वो रेनिन एंजाइम होता है। देखिए रेनिन एंजाइम विशेषतः दूध के पाचन के लिए होता है, क्योंकि दूध में होता है कैसिनोजन प्रोटीन, और उस कैसिनोजन प्रोटीन के पाचन के लिए क्या होता है, रेनिन एंजाइम होता है। ये बच्चों के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। जबकि पेप्सिन एंजाइम क्या काम करता है, तो पेप्सिन एंजाइम क्या काम करता है, तो ये खाने के साथ आने वाले प्रोटीन का पाचन करता है। जैसे आपने दाल खाया, मांस खाया, तो इसके अंदर जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के पाचन के लिए कौन जरूरी होता है, पेप्सिन होता है। और यहाँ पर प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, पूरा पाचन नहीं होता है, आंशिक रूप से पाचन होता है, यानी प्रोटीन को पेप्टोन में यहाँ पर बदल दिया जाता है। जबकि HCl क्या काम करता है, तो HCl यहाँ पर क्या करता है, भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, साथ ही साथ में भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया वायरसेस को किल भी करता है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहां पर होता है। आमाशय, छोटी आंत, अग्नाशय, बड़ी आंत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी लोगों को काफी अच्छी तरीके से इसको समझ लेना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके का प्रश्न बनता है। तो प्रश्न है हमारे सामने कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहां पर होता है। तो भोजन का संपूर्ण पाचन जो होता है वो, उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है। तो यकृत जो बाइल जूस निकालता है, इस बाइल जूस को हिंदी में ही पित्त रस भी कहा जाता है। तो ये पित्त रस क्या काम करता है, तो देखिए ये पित्त रस ऑप्शन ए है, यह भोजन को क्षारीय बनाता है या भोजन को अम्लीय बनाता है या भोजन को तोड़ता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके नहीं नहीं नहीं, अम्लीय नहीं बनाता है। भोजन को अम्लीय बनाने का काम तो किसका होता है, आमाशय में उपस्थित जठर रस का होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो क्या करता है, जो पित्त रस होता है, यकृत पित्त रस बनाता है, ठीक है, सीक्रेट करता है, और जो भोजन को क्या करता है, क्षारीयता में बदलता है, यानी भोजन के को अम्लीयता से क्षारीयता में बदलने का काम करता है कौन, हमारा यकृत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि मानव की आहार नाली लगभग कितनी लंबी होती है। 12 फीट, 18 फीट, 24 फीट या 30 फीट। अब देखिए आहार नाल कहां से स्टार्ट होती है, तो आहार नाल मुख से स्टार्ट होकर गुदा द्वार तक निकलती है। ठीक है, गुदा द्वार का मतलब क्या होता है, अब इसके बीच में सारी चीजें आती है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियास, बहुत सारी चीजें आती है। वो सभी कुछ क्या होता है, उस एक नली के जरिए, भोजन एक नली के ही जरिए पूरा जाता जाता और निकल जाता है।
तो इस पूरी आहार नाल की लंबाई जो होती है वो लगभग लगभग 30 फीट होती है। कहीं कहीं पर आपको 32 फीट भी आंसर में दिया होगा बुक में, तो आप लोगों को 30 फीट के आसपास को आंसर टिक करके आना है। आई होप क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि हमारा सामने अगला प्रश्न है कि HCl अम्ल का स्त्रावण आहार नाल के किस भाग में होता है। ठीक है, अभी हाल हम इसके बारे में भी बातचीत कर चुके थे। तो अग्नाशय, अमाशय, छोटी आंत या यकृत, तो इसका सही जवाब है। बहुत ही बढ़िया, काफी सारे स्टूडेंट देखिए प्रश्न पढ़ते से ही ऑप्शन नंबर बी को टिक करने लगे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अंजू जी, बहुत ही सही। अग्नाशय बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो अग्नाशय के अंदर ही क्या होता है, HCl का सीक्रेशन होता है। यहीं पर पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम्स निकलते हैं। मैं आप लोगों को पिछले क्वेश्चंस में बता चुका हूं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कैसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जो कैसिनोजन प्रोटीन होता है ये कहां पर पाया जाता है, ये दूध में पाया जाता है। तो दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी रेनिन एंजाइम जरूरी है, जो कि कहां पर निकलता है, आमाशय में। ये दूध पीने वाले बच्चों के शरीर में सर्वाधिक होता है, तथा जैसे जैसे वृद्ध लोग होते जाते हैं उनके शरीर के अंदर रेनिन एंजाइम की क्वांटिटी कम होने लग जाती है। इसीलिए डॉक्टर क्या होता है, बूढ़े लोगों को दूध पीने से मना किया जाता है। बूढ़े लोगों को क्यों, क्योंकि उनके शरीर में रेनिन एंजाइम नहीं होता है और वो उसका पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि पित्त रस का स्त्रावण कहां से होता है, अमाशय, अग्नाशय, यकृत या लार ग्रंथि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। बहुत ही सही। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यकृत। देखिए कुछ बच्चों ने यहाँ पर ब्लैडर भी, गॉल ब्लैडर भी कहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा कि यकृत क्या करता है, तो बाइल जूस को बनाता है। अब बाइल जूस को बनाता है, ये आरबीसी के विखंडन के फलस्वरूप बाइल जूस को बनाता है। ठीक है, लेकिन बना बना के इसे रखता कहाँ है, तो बना बना के इसे रखता है पित्ताशय में। और ये पित्ताशय से कौन सा रस निकलता है, तो पित्त रस निकलता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है, देखिए अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं, यकृत और पित्ताशय दोनों ही अगर आपको ऑप्शन में दिख जाता है, तब आपको पित्ताशय पे टिक करना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसलिए ज्यादा सही है क्योंकि यहीं पर क्या होता है कि यकृत द्वारा इस बाइल जूस का निर्माण भी होता है। ठीक है, और पित्ताशय करीब करीब एक तरीके से यकृत का ही एक पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि शरीर के किस अवयव में विकार के कारण, विकार का संबंध जो है वो मधुमेह से होता है, यानी डायबिटीज से होता है। इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडीज इज डिसऑर्डर्ड एसोसिएटेड विद डायबिटीज, किडनी, लीवर, पैनक्रियास या पिल्हा। देखिए ये फूफी जरा गलत लिखा है, पिल्हा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्प्लीन कहा जाता है। ठीक है, तो जरा जल्दी से कमेंट करके इसका सही जवाब दीजिए, क्या वक, यकृत, अग्नाशय या पिल्हा। तो इसका सही जवाब बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारे स्टूडेंट बिल्कुल इसका सही जवाब देने लगे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। अग्नाशय कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या 4 प्रकार की कोशिकाओं से, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो इस बीटा कोशिका से क्या निकलता है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सी कोशिका से, ये भी बात आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंसुलिन अग्नाशय की किस प्रकार की कोशिकाओं से निकलता है, तो बीटा कोशिकाओं से निकलता है। ये क्या काम करता है, तो ये रक्त में बढ़े हुए शर्करा की मात्रा को क्या करता है, कम करने का काम करता है। जब अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर इसी बीटा कोशिकाओं के अंदर किसी भी वजह से इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या इसका कम सिक्रेशन होने लगता है, तो उसके शरीर के रक्त में क्या होने लगता है, किसकी, शर्करा की मात्रा बढ़ने लग जाती है। इसी शर्करा की अधिक मात्रा की को ही मधुमेह का रोग या डायबिटीज कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 11वें की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है, इंसुलिन, एड्रिनल, ग्लूकागोन या हीमोग्लोबिन। ओके, बिल्कुल जरा कमेंट कीजिए। बहुत ही बढ़िया, काफी सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी नहीं वो बहुत सही, काफी सारे स्टूडेंट इसका जवाब डी देने लगे और बिल्कुल इसका डी जवाब सही है। ये हीमोग्लोबिन एक तरीके का जटिल प्रोटीन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक तरीके का जटिल प्रोटीन है जो कि आरबीसी की कोशिकाओं में, रक्त में उपस्थित आरबीसी की कोशिकाओं में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मानव शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है।
मतलब मनुष्य का शरीर पूरे डाइजेशन के बाद, कंप्लीट डाइजेशन के बाद एक अपशिष्ट नाइट्रोजनी उत्पाद बनाता है। वो मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? यूरिक एसिड, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूरिया। याद रखिएगा, यूरिक एसिड, अमोनिया भी बनता है, लेकिन सर्वाधिक या सबसे मुख्य रूप से यूरिया बनता है। और ये अमोनिया सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ शरीर के लिए कौन सा है? तो वो है अमोनिया। अब इस सबसे ज्यादा हानिकारक पदार्थ को अमोनिया कम हानिकारक पदार्थ में, मतलब इस अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ में कौन बदल देता है? तो वो बदलता है यकृत। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यकृत का काम क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, और इस यूरिया को शरीर से बाहर निकालना आसान होता है, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो गैसीय रूप में हमारे शरीर के अंदर ब्लड में मिक्स हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो कृत्रिम इंसुलिन की खोज किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने, बेटिंग एंड वेस्ट ने, ल्यूविनहॉक ने, या लुईस पैस्चर ने? ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही सही। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेटिंग और बेस्ट ने क्या करी थी? कृत्रिम इंसुलिन की खोज करी थी। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई? चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? छोटी आंत, यकृत, आमाशय या कॉर्निया? तो देखिए, छोटी आंत, यकृत, आमाशय ये तीनों तो पाचन तंत्र का हिस्सा है, जबकि कॉर्निया कहाँ पाया जाता है? तो कॉर्निया आंख में पाया जाता है। तो आंख के जो ऊपर की जो एक परत होती है, एक पपड़ी जैसी होती है, उसे कॉर्निया कहा जाता है। और इसी कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, और इसी कॉर्निया के डोनेशन को ही नेत्रदान कहा जाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेत्रदान में मुख्यतः क्या क्या डोनेट किया जाता है? तो पूरी की पूरी आंख नहीं, सिर्फ कॉर्निया डोनेट किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं कि पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? हवा, पाचन, पानी की, एंजाइम की, या खनिज की? तो देखिए, बिल्कुल बहुत सही। काफी सारे स्टूडेंट देखते से इसका सही आंसर बिल्कुल टिक करने लगे, काफी सही। चलिए जोशी जी, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम का सीक्रेशन होता है। इस एंजाइम का, तो याद रखिएगा, एंजाइम जो होता है वो पाचन तंत्र के लिए अति आवश्यक है। मतलब भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये भी एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं। चलिए, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो प्रोटीन के, फाइबर के, स्टार्च के, या वसा के? ठीक है, तो देखिए, लार, सबसे पहली बात तो लार क्या होता है? तो मुख के अंदर उपस्थित 3 लार ग्रंथियां होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। तो 3 जोड़ी क्या होती है? लार ग्रंथियां होती है मुख के अंदर। अब ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में से जो लार सीक्रेट होता है, उस लार में 2 तरीके के एंजाइम्स निकलते हैं। एक होता है टाइलिन एंजाइम, ठीक है, टाइलिन एंजाइम, और दूसरा एंजाइम होता है जिसे लाइसोजाइम एंजाइम भी कहते हैं, या लाइसोसोम एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये टाइलिन एंजाइम क्या काम करता है? तो ये टाइलिन एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। ये बात आप यार लोगों को याद रखना है, किसको? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। इसका मतलब इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का सबसे पहली बार पाचन हमारे मुख में ही होता है। और भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट हो जाता है? तो भोजन का पाचन भी मुख से ही आरंभ हो जाता है। ये बात भी विशेषतः आप लोगों को याद रखनी है। जबकि लाइसोसोम एंजाइम क्या काम करता है? तो इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। ये भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस को किल करने का काम करता है। साथ ही साथ में दांतों और मुंह को बैक्टीरिया, वायरसों से मुक्त करने का भी काम करता है, या साफ सफाई का काम भी करता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं कि पचे हुए भोज्य पदार्थों से विषैला पदार्थ कौन खत्म करता है? ठीक है, तो बचे हुए, देखिए, जब भी कोशिकाएं जब खाना बनाती है, तो खाना बनाने के बाद क्या होती है? कुछ विषैले पदार्थ बनते हैं, जिससे बनता है यूरिया, दूसरा होता है यूरिक अम्ल, या जिसे यूरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, यूरिक अम्ल, और तीसरा होता है वेरी वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, और वो है अमोनिया। ठीक है,
तो मैंने जैसा कि अभी बता चुका था आप सभी लोगों को, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी यकृत क्या काम करता है, तो यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है, यानी अधिक जहरीले पदार्थ को कम जहरीले पदार्थ में बदलने का काम कौन करता है, यकृत करता है। अब यकृत के बारे में कुछ और विशेष बात आप लोग क्या याद रख लीजिए कि यकृत जो है वो 500 से अधिक कार्य करता है, ठीक है, 500 से अधिक कार्य करता है, लेकिन किस तरीके से, गुप्त रूप से। गुप्त रूप से इसका मतलब क्या होता है कि ये दुनिया को जताता नहीं है कि ये काम मैंने किया, ये शर्मिला तरीके के कि किसने काम कर दिया और अपने मतलब काम करने के बाद ये भी नहीं बताना चाहता है कि ये काम मैंने किया, ठीक है। तो 500 से अधिक कार्य करता है, इसे ही शरीर का शर्मिला अंग कहते हैं, यही शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। तो आई होप सारी चीजें अब आप लोगों को क्लियर होगी। तो ये भी बात याद रखिएगा कि शरीर का शर्मिला अंग किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है यकृत को। चलिए अगले प्रश्न नंबर 18वें की तरफ बढ़ते हैं कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है, तो वसा में, ग्लूकोज में, एमिनो एसिड्स में या शर्करा में, ठीक है। तो जब कंप्लीट डाइजेशन होता है तो प्रोटीन फाइनली, जो प्रोटीन जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक जटिल कार्बनिक अणु है, वो सरल कार्बनिक अणुओं में टूटता है, तो सरल कार्बनिक अणुओं का नाम क्या होगा, यानी वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल या ऑप्शन डी शर्करा में। ओके, काफी सारे स्टूडेंट, बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया, काफी सारे स्टूडेंट इसका जवाब सी दे रहे हैं और बिल्कुल सी जवाब इसका सही है, एमिनो एसिड में। तो याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट फाइनली किसके अंदर टूटता है, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में टूटता है, जबकि प्रोटीन का फाइनल या सरल प्रोडक्ट कौन सा होता है, तो वो अमीनो अम्ल होता है, ठीक है। जबकि वसा किस में टूटता है, तो वसा फाइनली किस में टूटता है, तो वसीय अम्लों में टूटता है। तो याद रखिएगा कुछ इस तरह से इसके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि सबसे सरल अणु, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अणु कौन सा है, तो वो है ग्लूकोज। आई होप काफी सारी अच्छी चीजें आप लोगों को क्लियर होते जा रही है, और मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न नंबर 19वें की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गलट को, ग्लोटस को, इपीग्लोटस को या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके इसका सही जवाब दीजिए, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, काफी सारे स्टूडेंट इसका कमेंट भी करने लगे हैं, बिल्कुल सही, काफी सारे। ग्लोटस नहीं है यार, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इपीग्लोटिस। तो ग्लॉटिस और इपीग्लोटिस एक तरीके से, इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, दो नली होती है, एक नली किसकी होती है, वायु नली होती है जिसमें हवा जाना चाहिए, और एक जिसमें के अंदर क्या जाना चाहिए, भोजन जाना चाहिए। तो क्या होता है, ग्लॉटिस एक तरीके का इस ढक्कन नुमा एक आकृति होती है जो ये विशेष काम करता है कि भोजन को हमेशा भोजन नलिका में ही जाने को देता है। इसका मतलब ये क्या है कि एक तरीके से हवा भी आ रही है शरीर के अंदर और खाना भी आ रहा है। तो यही ट्रैफिक पुलिस के जैसे काम करता है कि किस हिस्से को कहां जाना चाहिए। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इपीग्लोटिस ये काम करता है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 20वें की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, असत्य कथन को हमको छांटना है। रत्नक दांतों की कुल संख्या 4 होती है, स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, अकल दांत अग्र चवर्णक का तीसरा दांत होता है, ठीक है, बच्चों में चवर्णक दांत नहीं होते हैं। जल्दी से कमेंट करके देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से जब बना के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए इसके लिए, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप सभी लोगों को सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, दंत सूत्र पता होना चाहिए। तो दंत सूत्र होता है 21 23 होता है, और आपको 4, देखिए ये सबसे शुरुआत के जो दांत होते हैं इसे इंसीजर दांत कहा जाता है, दूसरा कैनाइन, तीसरा होता है प्री मोलर और तीसरा होता है मोलर। अब रत्नक दांतों की कुल संख्या यानी कैनाइन टीथ की संख्या बिल्कुल 4 होती है, ये तो सही जवाब है। स्थायी दांतों की संख्या बिल्कुल 32 होती है, ये भी सही जवाब है। लेकिन अकल दांत जो होता है वो अग्र चवर्णक का तीसरा दांत होता है, ये गलत जवाब है। जबकि ये अग्र चवर्णक की जगह सिर्फ चवर्णक का सबसे अंतिम दांत होता है, तीसरा दांत होता है। तो इसका सही जवाब है, मतलब यहां पर हम बोलेंगे गलत ऑप्शन जो है या गलत कथन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि हमारा राइट आंसर है।
चलिए अगले प्रश्न नंबर 21वें की तरफ बढ़ते हैं कि बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या पानी का अवशोषण। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत ही सही। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए याद रखिएगा कि बड़ी आंत में कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार के पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ पर सब क्या होता है, जो हमने खाने के साथ जो पानी पीते हैं उस पानी का अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 22वें की तरफ बढ़ते हैं कि वर्मी फार्म अपेंडिक्स जिसे अवशेषी अंग है जो कि शरीर का बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना है? सिकम, कॉलम, रेक्टम या इलियम। देखिए इलियम तो पहली बात क्या होता है कि बड़ी आंत में पाया ही नहीं जाता है, तो छोटी आंत में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिकम। सिकम के अंदर क्या होता है, सिकम वाले हिस्से में ही। ठीक है, यानी बड़ी आंत को अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो ये अगर मैंने बड़ी आंत कुछ इस तरह से बनाई आप लोगों के लिए, ठीक है, ये तो बड़ी आंत की ये वाला इस नीचे वाले इस वाले छोर को क्या कहा जाता है, सिकम कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर पाया जाता है अपेंडिक्स। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, जो कि आज हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग है। किसी समय यहाँ पर सेल्यूलोज का पाचन होता था हमारे शरीर में, लेकिन आज हमारे शरीर के अंदर सेल्यूलोज के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं होते, कोई ग्रंथियां नहीं है, जिसकी वजह से आज ये अवशिष्ट अंग के रूप में हमारे शरीर के अंदर आज भी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न नंबर 23 की तरफ पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा भाग मनुष्यों की आहार नाल नहीं है? आहार नाल का भाग नहीं है, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत या किडनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किडनी। किडनी क्योंकि ये उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर मूत्र निर्माण यानी रक्त को छानने की प्रक्रिया होती है, नेफ्रॉन के द्वारा उस रक्त को छाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 24वें की तरफ पढ़ते हैं कि शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से? देखिए ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है गलती से, कोई बात नहीं, काफी सारे स्टूडेंट को इसका जवाब पता होगा कि इसकी कौन सी कोशिकाओं से, तो बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जो कि शरीर के अंदर बढ़ी हुई शर्करा की मात्रा को कम करता है। चलिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न कि जठर ग्रंथियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है? सिंपल सा है। ठीक है, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत या आमाशय। तो भैया जठर ग्रंथियां वहीं पाई जाएगी जहां जठर रस निकलेगा। जठर रस कहां से निकलता है? तो हम पढ़ चुके हैं कि जठर रस में HCl, पेप्सिन और रेनिन होता है। और ये कहां पर? तो ये प्रोटीन के पाचन के लिए होते हैं। और कहां से सीक्रेट होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, आमाशय से सीक्रेट होते हैं। तो आमाशय की दीवारों के अंदर जठर ग्रंथियां होती है जहां से जठर रस का सीक्रेशन होता है। तो आई होप आज के ये 25 क्वेश्चंस आप सभी लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। क्लास अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज यार क्लास को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। आपके लाइक और शेयर मुझे इसी तरीके से मोटिवेट करते रहेंगे कि मैं बहुत ही विविधता पूर्वक क्लासेस आप लोगों के लिए लाता रहूं। एक और जानकारी आप लोगों को फिर से मैं देना चाहूंगा कि MPPSC 2020 के लिए हिंदी मीडियम वाले हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं 1299 रुपए में, जिसमें कंप्लीट 13 बुकलेट्स हैं। उन 13 बुकलेट्स के जरिए आप सभी लोगों को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी कंप्लीट आप लोगों की पढ़ाई इन माध्यमों से हो सकती है। आपको अलग से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अंग्रेजी माध्यम वाले इन्हीं को 1399 रुपए में परचेज कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जिसका कॉस्ट है 499 रुपए। ये मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी व सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। इसे 7000 से ज्यादा स्टूडेंट अभी तक परचेज कर चुके हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये अवेलेबल है। 125 से ज्यादा टेस्ट है, 7500 MCQs हैं। सारे MCQs को आप PDF फॉर्म में भी अवेलेबल कर सकते हो। नोट्स किस तरीके से परचेज करना है इसके लिए आप ये दिए गए इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप प्ले स्टोर पे जाकर एग्जाम गुरुजी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी ये सारे चीजों की जानकारी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। तो आई होप काफी अच्छी तरीके से सारी चीजें आप लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा। ठीक है, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।